नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आज आपको भारत की बात बताता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आज हम बात करेंगे आज की पहली बड़ी खबर की। तो पहली बड़ी खबर, पाक अफगान में जंग शुरू हो गई है। कैसे आपको बताऊंगा। अफगानिस्तान में पाकिस्तान पर एक के बाद एक गोले बरसाए हैं और इसमें पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। 54 से ज्यादा सैनिकों की, पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है, यानी अफगानिस्तान की सेना ने ढेर कर दिया है। साथ ही 25 चौकियों पर पाकिस्तान की कब्जा कर लिया गया है। इसके अलावा आपको बताऊंगा कि आखिर इस जंग के बीच क्यों पाकिस्तान भारत पर आरोप लगा रहा है। पाकिस्तान क्यों कह रहा है कि भारत उकसा रहा है, भारत का हाथ है, इस वजह से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को पीटा है। बताएंगे इसके अंदर की कहानी क्या है और इस वक्त बॉर्डर पर क्या हालात है और यह हंगामा, बवाल, यह जंग क्यों शुरू हो गई है। अगली बड़ी खबर, बात करेंगे ट्रायल फेल पाक का समझौता। यानी पिछले दिनों आपको याद होगा परमाणु सुरक्षा को लेकर एक समझौता हुआ था सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच कि पाकिस्तान को कोई भी मारेगा और पीटेगा तब सऊदी अरब आ जाएगा बचाने। लेकिन अफगानिस्तान तो पीट कर चला गया, सऊदी अरब क्यों नहीं आया बचाने, यह आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर बताएंगे आपको, मोदी नीतीश में बढ़ गई सीटें। पिछले कई दिनों से एनडीए गठबंधन में खींचतान हो रही थी। चिराग पासवान से बैठकों का दौर जारी था। जीतन राम मांझी कह रहे थे 15 से कम नहीं चाहिए, कुशवाहा भी अपना दावा कर रहे थे। तो आपको बताऊंगा एनडीए में सीट बंटवारा हो गया है, किसे कितनी सीटें मिली हैं, इसका खुलासा करेंगे। अगली बड़ी खबर बताएंगे आपको, महागठबंधन में टिकट पर रण। एनडीए में सीट बंटवारा हो गया लेकिन महागठबंधन में अभी भी वेटिंग चल रही है। बताऊंगा आपको कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी क्यों दिल्ली आ गए हैं। साथ ही कल बहुत बड़ा दिन है तेजस्वी एंड लालू फैमिली के लिए। कोर्ट से आखिर कौन सी सुनवाई होनी है, क्या फैसला आना है, ये आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर और आखिर में बात करेंगे, उससे पहले योगी है तो भरोसा है। उत्तर प्रदेश में एक दलित की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने योगी शासन प्रशासन पर सवाल उठाए। आज वो दलित का परिवार योगी से मिला तो उसकी पत्नी ने क्या कहा, क्यों उसको योगी पर ही भरोसा है, ये आपको बताऊंगा। और इसके बाद बात करेंगे आज की एक और बड़ी खबर की कि दवा लिखो और विदेश घूमो। कफ सिरप से 25 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई। लेकिन आपको बताऊंगा जो डॉक्टर कफ सिरप लिख रहा था, उस दवा लिखने पर उसे कितनी विदेश ट्रिप मिली, कितने बार वो विदेश घूमने गया है और विदेश घूमों के पीछे क्या फॉर्मूला है दवा के साथ, ये भी आपको बताऊंगा। इन तमाम खबरों पर करेंगे बात। आइए शुरू करें, उससे पहले आपको दिखाते हैं हेडलाइंस। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर किया अटैक, 50 से ज्यादा पाक सैनिकों की मौत का दावा, कई चौकियों पर कब्जे की बात। अफगान विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली लाइन में बैठी महिला पत्रकार मुत्तकी ने कहा, पिछली बार समय कम था इसलिए सबको नहीं बुलाया। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, पहाड़ की चपेट में आई दुकानें, मलबा हटाने का काम जारी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर रेप केस को लेकर जगह जगह प्रदर्शन, ममता बनर्जी ने कहा रात में बाहर ना निकले लड़कियां, बीजेपी ने इस्तीफे की मांग की। आईपीएस पूरन की मौत मामले में चंडीगढ़ में बुलाई गई महापंचायत, डीजीपी को हटाने की मांग, सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम। रायबरेली का दलित परिवार सीएम योगी से मिला, कहा न्याय के लिए सिर्फ सीएम योगी पर भरोसा है, पीट पीट कर हुई थी युवक की हत्या। बिहार चुनाव में एनडीए में सीटों का बंटवारा, 101 सीटों पर लड़ेगी जेडीयू, बीजेपी एलजेपी को 29 सीटें, कुशवाहा और मांझी की पार्टी के हिस्से में 6 सीटें आई। कर्नाटक के सीएम को चिट्ठी लिखकर आरएसएस को बैन करने की मांग, कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे प्रियांक खड़गे ने कहा आरएसएस की गतिविधियों पर लगना चाहिए बैन। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का विरोध किया, कहा तरीका गलत था, इंदिरा गांधी ने इसकी कीमत जान देकर चुकाई। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भीषण हादसा हो गया है, टेक ऑफ के बाद क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, 5 लोग घायल। दिल्ली टेस्ट के तीसरे दिन भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज ने की जोरदार वापसी, 2 विकेट खोकर 173 रन। भारत के पास अब भी 97 रनों की बढ़त। महिला विश्व कप में आज भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला, भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 330 रन बनाए।
और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, अफगान का बदला पाक दहला। जिस बात का डर था वही हुआ। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हो गई और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बुरी तरह बेरहमी से मारा है। अफगानिस्तान ने एक दो नहीं 6 जगह से अटैक किया था पाकिस्तान पर। देखिए जरा वो 6 जगह कौन सी हैं। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का नक्शा आप देख रहे हैं। बॉर्डर के कॉर्नर पर अगर आप देखिए, जिसमें हेलमंद, नंगरहार, पख्तिका, पख्तियां, कुनार, खोस्त, ये सब खैबर पख्तूनख्वा के पास के इलाके हैं। और यहां से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर 6 ठिकानों से अटैक किया। पाकिस्तान कुछ समझ नहीं पाया कहां से हमला किया जा रहा है, कहां से अटैक किया जा रहा है। जब तक कुछ समझता पाकिस्तान, तब तक उसका नुकसान हो चुका था। ये वो 6 जगह हैं जहां से हमले किए गए हैं। पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के दर्जनों सैनिक मारे जा चुके हैं। देखिए ये अटैक कैसे शुरू हुआ, ये हमला कैसे शुरू हुआ। एक तरफ थी पाकिस्तानी सेना पोस्ट पर, बॉर्डर पर, दूसरी तरफ अफगान के लड़ाके। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर भीषण हमला किया। खबर यह है कि 58 सैनिक को मार दिया है। अफगानिस्तान ने दावा किया कि पाकिस्तान के हमने 58 सैनिक मार दिए। 25 चौकियां पाकिस्तान की कब्जा ली। इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा तक हाहाकार मच गया है। उसने सोचा नहीं था कि एयर स्ट्राइक की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी पाकिस्तान को। 2 दिन पहले टीटीपी के नाम पर उसने काबुल पर अटैक किया था। जवाब में अफगानिस्तान ने एक साथ 6 जगहों से हमला किया। 30 से ज्यादा पाक सैनिक घायल हो गए, सैकड़ों भाग खड़े हुए। भारी मात्रा में पाकिस्तान के हथियार भी अफगानों के कब्जे में। जवाब में पाकिस्तान ने भी अफगान के कंधार में ड्रोन अटैक किया है। यानी 2 मुस्लिम देशों के बीच भीषण जंग छिड़ गई है। अफगान ने यह कहकर हमला किया कि पाक आईसिस को पनाह दे रहा है। जैसे पाक ने हमला किया कि तुम टीटीपी को पनाह दे रहे हो और बम मार दिया, इसने हमला किया कि तुम आईसिस को पनाह दे रहे हो तो हमने अटैक कर दिया। अफगानिस्तान ने अपनी जमीन से आतंकियों को खदेड़ दिया, उसका कहना है। लेकिन पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में उन आतंकियों के अड्डे बना दिए। आतंकियों को ट्रेनिंग के लिए कराची, इस्लामाबाद से लोग ट्रेनिंग देने आते हैं। पाकिस्तान को आईसिस के जिन लड़ाकों को घर से निकालना चाहिए, अफगानिस्तान कह रहा है उनका इस्तेमाल वो हमारे खिलाफ हमले के लिए कर रहा है। आईसिस अफगानिस्तान और दुनिया के देशों के लिए खतरा है। अफगानिस्तान ने इसे ट्रेलर बताते हुए पाक को धमकी दे दी है कि अपनी जमीन पर हमला और हवाई क्षेत्र का उल्लंघन हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुनिए जरा, अब सोचिए जरा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान घुसकर मार रहा है। पाकिस्तान को भी इल्म नहीं था कि इतने बुरे दिन आ जाएंगे कि अब अफगानिस्तान भी पीट कर चला जाएगा। तो अब पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान भारत पर आरोप लगा रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि इसमें भारत का हाथ है, भारत उकसा रहा है, इसलिए अफगानिस्तान हमें मार रहा है। और यह कब हो रहा है? अगली तस्वीर देखिए आज खुद, जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हिंदुस्तान में है, अमीर मुत्तकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकायदा इस दौरान, और उधर अफगानिस्तान अटैक कर चुका था। हदफ और मकसूद था वो हासिल हुआ। और यहाँ पे अमन अमान अगर मुमकिन है तो वो पॉल्यूशन से हो सकता है। तो पाकिस्तान भारत पर आरोप लगा रहा है। देखिए जरा, अब आपको बताऊं शहबाज शरीफ क्या कुछ कह रहे हैं। शहबाज कह रहे हैं पाकिस्तान की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, हर उकसावे का कड़ा और असरदार जवाब दिया जाएगा। इधर ताबूतों की लाइन लगी हुई है पाकिस्तान में। अफगानिस्तान कह रहा है अफगान की तरफ से जंग रुकी है, हम शांति चाहते हैं। अगर पाकिस्तान शांति और अच्छे रिश्ते नहीं चाहता है तो अफगानिस्तान के पास भी विकल्प मौजूद हैं। हमारा दिल बड़ा है, अफगानिस्तान को भारत या पाकिस्तान से कोई दिक्कत नहीं है। जरदारी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास इस बात के ठोस सबूत हैं कि कई हमले अफगान धरती से संचालित हुए हैं और चरमपंथी समूहों को भारत से समर्थन मिल रहा है। पाकिस्तान के देखिए सेना का कहना है पाकिस्तानी सेना ने कई अपमान अफगान चौकियों और पोस्ट पर अटैक किया। बड़ी संख्या में अफगान सैनिकों और टीटीपी आतंकियों को मारा है। इसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबान के प्रवक्ता देखिए कह रहे हैं कि भारत के साथ हमारे रिश्ते दूसरों के साथ टकराव के नहीं है, बल्कि अपनी जरूरतों पर आधारित है। हम अफगान को जंग का मैदान नहीं बनने देंगे। नागरिकों पर गोलीबारी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, पाकिस्तान के गृह मंत्री कह रहे हैं। पाकिस्तानी सेना हर ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है। इसके अलावा अफगानिस्तान कह रहा है पाक सेना के बार बार के उल्लंघन का सुरक्षा बलों ने जवाब दिया है
और हमारी सेना पूरी तरह तैयार है, हर हमले का हम करारा जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तानी सियासत के साथ हमारा कोई मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान में कुछ खास हलके हैं जो हालात को खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो अफगानिस्तान अपना सरहदों का, अपना फजा का हक महफूज रखे और जैसा कुछ खिलाफ वर्जियां हुआ है उसके फौरन जवाब भी दिया। और फिर रात जो इंतकामी ऑपरेशन हुआ तो उसमें हमारा जो हदफ और मतलूब था वो हासिल हुआ। फिर हमारे दोस्त ममालिक जैसा कतर और सऊदी अरबिस्तान, उन्होंने ख्वास्ता, उन्होंने तलब किया कि अभी जंग रुकना चाहिए। दुनिया के मुस्लिम देश जो पाकिस्तान के साथ आकर खड़े होते हैं, चाहे वो ईरान हो या फिर कतर हो, ये आखिर क्यों खामोश है? अफगानिस्तान ने मारा क्योंकि दूसरी तरफ भी मुस्लिम देश है, इसलिए ये चुप है। सबसे पहले देखिए कतर क्या कह रहा है। कतर कह रहा है दोनों देश संयम बरतें और तनाव कम करने पर बात करें, बातचीत से ही शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। सऊदी अरब कह रहा है अफगान पाक बॉर्डर पर तनाव से हम चिंतित हैं, क्षेत्रीय शांति के लिए हम दोनों से अपील करते हैं कि बातचीत से तनाव कम करने की कोशिश करें। ईरान कह रहा है दो मुस्लिम देशों के बीच टकराव और तनाव ठीक नहीं है, हमारा मानना है कि दोनों पक्ष संयम बरतें, हम इसे सुलझाने और इसमें मध्यस्थता कराने को तैयार हैं। भारत कह रहा है हम अफगानिस्तान के घरेलू मामलों में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करते हैं, यह कहना है भारत का। सऊदी अरब क्या कह रहा है? अब जब बचाने का वक्त था, पिछले महीने सऊदी अरब पाकिस्तान में रक्षा समझौता हुआ, इसके तहत दोनों देशों ने सामूहिक सुरक्षा का वादा किया, यानी किसी एक देश पर हमला हुआ तो दोनों पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने इस समझौते पर दस्तखत किए और बताने की कोशिश की कि हम पर हमला होगा तो सऊदी हमारे साथ है, लेकिन सिर्फ एक महीने में ही इस समझौते की पोल खुल गई, क्योंकि अफगानिस्तान ने पाक पर हमला किया तो सऊदी अरब चुप रहा। सऊदी अरब ने जवाब भी दिया तो चिंता जताई और शांति की अपील की। सऊदी अरब ने तालिबानी हमले का खुलकर विरोध भी नहीं किया, यानी साफ तौर पर सऊदी अरब पाकिस्तान तालिबान के बीच में नहीं आया है, जबकि समझौते के तहत सऊदी अरब को पाक के साथ खड़ा होना चाहिए था, अफगानिस्तान से लड़ने के लिए सेना भेजने की तैयारी करनी चाहिए थी। हालांकि सऊदी ने शांति की बात करके आम देशों की तरह ही बयान दिया है। इस बयान ने क्या पहले ही ट्रायल में पाकिस्तान के समझौते को फेल कर दिया है? अब सवाल यह उठ रहा है जरा आखिर क्यों ये बवाल है। ये देख रहे हैं ऊपर जो आप लाल देख रहे हैं, ये नक्शा अफगानिस्तान का है, और जो हरे रंग में देख रहे हैं ये है पाकिस्तान का नक्शा। बीच में पीली लाइन जो आप देख रहे हैं जो ब्लिंक कर रही है, ये है डूरेंट लाइन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है। यही बॉर्डर बवाल है। क्यों? पाकिस्तान अफगानिस्तान में विवाद की मुख्य वजह है यही डूरेंट लाइन। इसे डूरेंट लाइन क्यों कहते हैं? दरअसल ये 2430 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान अफगान सीमा है। डूरेंट लाइन बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कुछ कबायली इलाकों से गुजरती है। इसने अफगानिस्तान में रहने वाले पश्तूनों को दो देशों में बांट दिया है, यानी कुछ पश्तून बॉर्डर पर इधर रहते हैं, कुछ इधर रहते हैं, बीच में लाइन आ गई तो पश्तून बट गए दोनों देशों में। इसलिए अफगानी सरकार इसे बॉर्डर नहीं मानती है, काल्पनिक रेखा कहती है। दरअसल 1989 में सर हेनरी डूरेंट ने अफगान शासक के साथ एक रेखा का समझौता किया, यानी बॉर्डर का। उन्हीं के नाम पर इसे डूरेंट रेखा कहा गया, जो ब्रिटिश इंडिया अफगानिस्तान में तय हुई थी। कहा यह जाता है कि सर डूरेंट ने क्या किया, एक मैप उठाया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तब बंटवारा नहीं हुआ था, मैप उठाया और पेन से, कलम से उस पर रेखा खींच दी है। यही है वो पीली रेखा जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर बन गई। लेकिन इसने अफगानी पश्तूनों के गांव, मकान, जमीन दो देशों में बांट दिए। सीमा तय होते ही विरोध शुरू हुआ। तालिबानी सत्ता में आए तो उन्होंने कड़ा रुख अपनाया इस पर। तालिबानी सरकार बनने के बाद से सीमा पर दोनों तरफ से लगातार गोलीबारी हो रही है। फिलहाल अब इस मुद्दे को लेकर दोनों देशों में युद्ध के हालात बन गए हैं। यह है इस जंग के पीछे वजह। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा अफगानिस्तान के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो डूरेंट लाइन है वो 2500 किलोमीटर है, 2400 से ऊपर किलोमीटर लाइन है, खत है। और ये पहाड़ी इलाका, ये कबायली इलाका,
ये न चंगेज ने कंट्रोल किया ना अंग्रेज ने, ये न सिक्किनों ने कंट्रोल किया ना अमेरिका और नेटो ने। तो ये इलाका अगर कंट्रोल हो सकता है और यहाँ पे अमन अमान अगर मुमकिन है तो वो पॉल्यूशन से हो सकता है, तो वो नरमी और मफाहम और मुज़ाकिरात से हो सकता है, वो जोर से नहीं हो सकता है। दोनों की ताकत मैं आपको दिखाऊं, दोनों में कौन किस लायक है। सैन्य ताकत की हम बात करेंगे। सैन्य ताकत में देखिए, सैनिक में पाकिस्तान सैन्य ताकत में 12वें नंबर पर है और अफगानिस्तान 118वें नंबर पर है। सैनिकों की बात करें, जब सैनिकों की एंट्री होगी तो 13 लाख सैनिक पाकिस्तान के पास हैं, अफगानिस्तान के पास 2 लाख सैनिकों की ताकत है। एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास 1399 है और अफगानिस्तान के पास 9 एयरक्राफ्ट हैं। पाकिस्तान के पास हेलीकॉप्टर 376 है, अफगानिस्तान के पास 9 हेलीकॉप्टर हैं। टैंक पाकिस्तान के पास 2627 टैंक हैं। पाकिस्तान के पास या तो टैंक नहीं है या जो है भी वो अमेरिका छोड़ गया था, वो हथियार इनके पास हैं। यह है ताकत। सैन्य वाहन 17,000 सैन्य वाहन पाकिस्तान के पास हैं और 5,000 अफगानिस्तान के पास हैं। साथ ही पनडुब्बी पाकिस्तान के पास 8 हैं, अफगानिस्तान के पास एक भी पनडुब्बी नहीं है। परमाणु बम पाकिस्तान के पास 170 हैं और अफगानिस्तान के पास 0। यानी ताकत के लिहाज से अफगानिस्तान कहीं पीछे है पाकिस्तान के मुकाबले। बहुत से विरोधी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों विदेश मंत्री अफगानिस्तान के भारत में है इस वक्त पर। विरोधियों का हक है सवाल पूछना, लेकिन भारत की इसके पीछे रणनीति है। पाकिस्तान भले ही कहे कि भारत ने अफगानिस्तान को उकसाया है, इसके बाद अफगानिस्तान ने अटैक किया है, लेकिन भारत अगर अफगानिस्तान की मदद कर रहा है तो उसके जरिए कैसे वो पाकिस्तान को घेर रहा है, यह भी समझने की बात है। इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है। यह जो आप मुलाकात की तस्वीर देख रहे हैं, विरोधी और बहुत से एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को गोली देता है, जख्म देता है, लेकिन भारत एम्बुलेंस देता है। पाकिस्तान और अफगान के बीच कई सालों से तनाव है। दोनों देश बॉर्डर से लेकर आतंक के मुद्दों पर टकराते रहे। कुछ सालों से पाक अफगानिस्तान को दुश्मन की तरह मान रहा है। ऐसे में पाक के दुश्मन से भारत की दोस्ती उसके लिए बहुत बड़ा झटका है। अफगान क्रिकेट से विकास के कई पैमानों में वो पाक से आगे है और अफगान के विकास के पीछे भारत का बहुत बड़ा हाथ है। अफगानिस्तान में नई संसद और कई बांध बनाने में भारत ने मदद की है। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम भारत में उसका होम ग्राउंड है, समझ लीजिए, यहीं सीखे वो क्रिकेट। भारत ने अफगान में 500 प्रोजेक्ट, $3 अरब का निवेश किया है। दोनों देशों के बीच नई डील और समझौते पर भी बात चल रही है। जानकारी मानते हैं कि अफगान से रिश्ते के पीछे अहम रणनीति है। अफगानिस्तान से चीन और पाकिस्तान को काउंटर करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान ने भारत के लिए हवाई और जल का रास्ता बंद कर रखा है। अफगान के सहारे मध्य एशिया तक भारत की पहुंच आसानी से हो जाएगी। चीन और पीओके में खनिज के भारी भंडार हैं, भारत की पहुंच से दूर हैं। अफगानिस्तान में भी लिथियम और दूसरे खनिजों के भारी भंडार हैं। डील से अफगानिस्तान के खनिज का भारत इस्तेमाल कर सकता है भविष्य में। यानी अफगान से दोस्ती बढ़ेगी तो पाकिस्तान की घेराबंदी आसान होगी। और यही वजह है कि पाकिस्तान इस बात को लेकर बहुत टेंशन में है, परेशान है। इन तस्वीरों को देखकर सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। अफगानिस्तान एक तो पाकिस्तान के पीछे पड़ता है, तो वहां से हमारे अच्छे संबंध तो पाकिस्तान को इससे चलता है। दूसरी बात, हमारा अफगानिस्तान के द्वारा ईरान, रशिया, सेंट्रल एशिया, उनके साथ एक हमारा संबंध जुड़ जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक सोचने वाली बात है। साथ साथ अफगानिस्तान में जिस तरह से चीन अपने पैर पसार रहा था, वहां पर भी एक तरह से उनके लिए काउंटर है कि आज वो किस प्रकार से भारत के पास आ रहे हैं, भारत से बातचीत कर रहे हैं, और भारत भी एक बदले हुए तालिबान को गले लगा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आइए आपको बताऊं, पाकिस्तान में कोई भी बीमारी हो, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, वो हर बात के लिए भारत पर आरोप लगाता है। कुछ भी हो, चींटी भी मर जाए तो भारत पर इल्जाम। जैसे देखिए, अफगानिस्तान ने पीटा है अभी। अफगानिस्तान पाक में सीमा विवाद की वजह से गोलियां चल रही हैं। इसी विवाद में अफगानिस्तान ने पाक सैनिकों को ढेर कर दिया है।
लेकिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी इसमें भारत का हाथ बता रहे हैं। पाक सेना ने तो भारतीय खुफिया एजेंसी पर भी आरोप लगाया है, कहा है कि भारतीय एजेंसी पाक में आतंकी हमले करा रही है। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान में अगर कुछ होता है, यानी अफगानिस्तान मारे तो भारत पर आरोप लगा दो। बलूचिस्तान जब पीटता है, बलूचिस्तान पाक का सबसे बड़ा और संसाधन संपन्न राज्य है, इस पर पाक का कब्जा है, वो इसे चीन अमेरिका को बेचना चाहता है, लेकिन बलूच लोग इस प्राकृतिक संपदा में अपना हिस्सा मांग रहे हैं और इसी मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन हो रहा है पाकिस्तान में। बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से आजादी की जंग छेड़ दी है, लेकिन पाकिस्तान इसके पीछे भी भारत का हाथ बता देता है। हाल ही में जाफर एक्सप्रेस पर अटैक हुआ, पाक ने भारत पर उंगली उठा दी। अगली जगह देखिए पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक की दमनकारी नीतियों के खिलाफ पीओके में बगावत फूट पड़ी। लोग बिजली, आटे, सब्सिडी की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए। यह प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि पाक सेना पर अटैक हुए। इस प्रदर्शन को लेकर भी पाक मंत्रियों ने भारत का हाथ बता दिया है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान में जो टारगेट किलिंग हुई लंबे समय से आतंक के खिलाफ, आतंक के लिए सुरक्षित पनागाह अगर कोई है तो पाकिस्तान है। गैंग वॉर में एक दूसरे के संगठन के लोग मारे जा रहे हैं। 2 साल में पाक में 20 बड़े आतंकी मारे गए हैं। हालांकि भारत ने इससे साफ इनकार किया है, पाकिस्तान ने इसे लेकर भारत पर आरोप लगा दिया। यानी पाकिस्तान में कुछ भी हो उसके लिए पाकिस्तान सीधे तौर पर भारत पर आरोप लगाता है, क्योंकि उसके लिए सबसे आसान यही है। तो रही खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको लिए चलता हूं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में सरगर्मी है। लोग जानना चाहते हैं कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। सीट बंटवारे में एनडीए जीत गया है। आपको दिखाऊं, आज चुनाव समिति की बैठक थी। महागठबंधन अब तक सीटों का बंटवारा नहीं कर पाया, लेकिन एनडीए एक कदम आगे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे। उसके बाद सीसी की बैठक हुई, यानी चुनाव समिति की बैठक हुई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी के नेता गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बैठे हुए और सीटों की लिस्ट फाइनल हुई। कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो एनडीए एक कदम आगे निकल गई है। अभी महागठबंधन तय नहीं कर पाई है कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। आपके सामने तस्वीर आ गई है। बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, एलजेपी 29 सीटों पर, बिहार में चिराग पासवान की पार्टी 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बड़ी चीज जो एक बात मैं आपको बताऊं, अब तक हमेशा ऐसा होता था कि बीजेपी जितनी सीटों पर चुनाव लड़ती थी, जेडीयू उससे कुछ सीटें ज्यादा सीट ही चुनाव लड़ती थी। यानी अगर बीजेपी 101 हो तो जेडीयू 102 हो जाएगी, बराबर नहीं होता था। एक बड़ा भाई छोटा भाई वाली जो इमेज थी वो खत्म हो गई है। बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान 29 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जो ज्यादा मांग रहे थे। यानी मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6-6 सीटें मिली है चुनाव लड़ने के लिए। एनडीए में लंबे मंथन के बाद आज सीटों का बंटवारा हुआ। ऐलान से पहले दिल्ली में एनडीए नेताओं की बैठक हुई। अमित शाह से जेडीयू के ललन सिंह और संजय झा मिले। अपने घर पर नड्डा ने अमित शाह से बातचीत की। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में गठबंधन की सीटों पर चर्चा हुई। फिर बीजेपी जेडीयू से में बराबर सीट बांटने का फैसला हुआ। यानी बीजेपी जेडीयू में बड़ा भाई वाला रोल अब खत्म हो गया है, दोनों बराबर के भाई हैं। सीट बंटवारे पर मांझी बोले सब कुछ, कोई नाराजगी नहीं है। चिराग बोले बिहार है तैयार, अब की बार एनडीए सरकार। बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े ने भी जीत का दावा किया। शाम को बीजेपी ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट पर मोहर लगाई। इसके लिए बीजेपी मुख्यालय में चुनाव समिति की बैठक हुई। पीएम मोदी, शाह, जेपी नड्डा समेत दिग्गज नेताओं ने मंथन किया। जिताऊ उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा हुई और मोहर लगी। बीजेपी की पहली लिस्ट देर रात या फिर कल सुबह तक आ सकती है। बीजेपी 2020 में जीतने वाले ज्यादातर लोगों को टिकट देगी। बीजेपी पिछली बार 110 सीटों पर लड़ी थी और 74 सीटें जीती थी। पीएम मोदी की बिहार में इस बार 12 से 15 चुनावी रैलियां हो सकती हैं।
बीजेपी जेडीयू करीब 4 विधायकों का टिकट काट भी सकती है। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा सीट बंटवारों के बाद क्या कह रहे हैं सियासतदान। आलाकमान ने जो तय किया, निर्णय किया, वो निर्णय शिरोधार्य है, लेकिन 6 सीट दे करके हमारे जो महत्व है उसको उन्होंने कम करके आंका है, जिसका हो सकता है कि खमियाजा भुगतना पड़े हमारे एनडीए को। अगर सीट नेगोशिएशन हो गया तो नाखुश होने का तो कोई संभावना नहीं है ना। मतलब वो हमारे गठबंधन के एक मजबूत साथी हैं और उसमें अगर सीट नेगोशिएशन फाइनल हो गया है तो अब ये आई डोंट थिंक कि नाखुश रहने की कोई बात होगी। इस विजय अभियान का श्री गणेश हो गया, रणभेरी बज गई है और ये शानदार आगाज है। 5 दलों की ये बैठकें लगातार हो रही थी और अब तो सीट शेयरिंग का ऐलान भी हो गया। पूरे दमखम के साथ मिलकर लड़ेंगे और एक बड़ी जीत दर्ज करेंगे। बहुत ही अच्छे माहौल में आपस में सीटों का वितरण हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार 200 से ज्यादा पार कर हम एक रिकॉर्ड बनाएंगे। एनडीए में ऑल इज नॉट वेल है, ये स्पष्ट दिख रहा है। बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू रहती थी, बराबरी पर लाया है और श्री चिराग पासवान जी और बीजेपी ने मिलकर 130 सीट ले ली। अब चुनाव के बाद जेडीयू को समाप्त बीजेपी कर देगी। और आइए अब आपको बताऊं, एक तरफ बंटवारा हो गया, दूसरी तरफ क्या हो रहा है महागठबंधन में। क्या कर रहे हैं तेजस्वी के भाई तेज प्रताप, जलेबी छान रहे हैं। अलग पार्टी बना ली है, चुनाव लड़ने की तैयारी है, तो आज जलेबी छानने की तस्वीरें आई। अब बिहार चुनाव में ये जलेबी किसका मुंह मीठा करवाएगी, या तेज प्रताप की जलेबी उनकी अपनी पार्टी को बहुत नुकसान ना पहुंचा दे। दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर आई, वो ये कि तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी यादव को फॉलो करना बंद कर दिया है, यानी अनफॉलो कर दिया है। रिश्ते इस हद तक पहुंच चुके हैं। अगली तस्वीर ये कि दूसरी तरफ पटना से आज रवाना हुआ लालू परिवार। ये देख रहे हैं कार्यकर्ताओं ने घेर लिया था, जिनको टिकट नहीं मिला वो गाड़ी नहीं बढ़ने दे रहे थे आगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि टिकटों का अभी बंटवारा नहीं हुआ है आरजेडी में, और जिनको ये लग रहा है कि उनका टिकट कट सकता है वो कार्यकर्ता पहुंचे और तेजस्वी लालू की गाड़ी को घेर लिया। उसके बाद देखिए तेजस्वी ने फ्लाइट पकड़ी, फ्लाइट में बैठे हुए तस्वीर भी साझा की उन्होंने। फ्लाइट में खाना खाते हुए तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। इस बार वेजिटेरियन ही खा रहे हैं। इससे पहले 2 बार जो तस्वीरें आई उन्होंने बड़ा विवाद और बवाल खड़ा किया था। और फिर तेजस्वी एंड फैमिली दिल्ली पहुंच गई। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, एयरपोर्ट से निकले लालू यादव। दिल्ली क्यों आए हैं ये बड़ी बात है। बात करते गठबंधन को लेकर के क्या कुछ चर्चाएं चल रही है। अब आइए आपको बताऊं, दिल्ली आने के पीछे भी बड़ी वजह है, क्योंकि कल कोर्ट में पेश होना है लालू एंड फैमिली को। कोर्ट में क्या होने वाला है, नामांकन जारी है मगर महागठबंधन में सीटें नहीं बटी हैं। खींचतान के चलते अब तक फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। पटना में बात नहीं बनी तो लालू परिवार दिल्ली आया। लालू राबड़ी और तेजस्वी यादव आज दिल्ली पहुंचे। आईआरसीटीसी घोटाले में लालू परिवार पर कल आरोप तय होने। इसमें लालू, राबड़ी देवी और तेजस्वी भी आरोपी हैं। कल कोर्ट का फैसला बिहार की राजनीति के लिए बहुत अहम है। तेजस्वी बोले कोर्ट ने बुलाया इसलिए हम आए हैं। लालू ने कहा सीट शेयरिंग को लेकर बैठक होनी है। कहा जा रहा है कांग्रेस नेतृत्व से मिल सकते हैं लालू तेजस्वी। उससे पहले फ्लाइट में तेजस्वी और कांग्रेस नेता साथ थे। तेजस्वी के विमान में ही कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह भी थे। दोनों ही साथ खाते और मुस्कुराते हुए तस्वीर साझा की। साथ ही दोनों इस साथ में
नजर आ रहे हैं। क्या तस्वीर ऑल इज वेल का संदेश देने की कोशिश भी है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश भी बोले सब कुछ लगभग तय है। सीट के साथ सीएम पद को लेकर भी कांग्रेस असमंजस में है। तेजस्वी के नाम पर कांग्रेस में रजामंदी नहीं बनी है सीएम को लेकर, यानी कोर्ट और सीएम पर फैसला तेजस्वी का भविष्य तय करेगा। कल बड़ा दिन है, आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा लालू और तेजस्वी क्या कह रहे हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से आज जो दिल्ली आना हुआ, क्या कहेंगे जिस तरीके से आप? गठबंधन के मिस्टेक हम दिल्ली आए हैं तो कोर्ट ने बुलाया इसलिए हम आए। मेरा मकसद है, केवल अदालत ने बुलाया है, इस वजह से हम लोग आए। गठबंधन धर्म सर्वोपरि है। छोटा गठबंधन पार्टी हो या बड़ा, गठबंधन महत्वपूर्ण है। बिहार की जनता महत्वपूर्ण है, बिहार महत्वपूर्ण है और इंडिया गठबंधन को जीतना महत्वपूर्ण है। सीट महत्वपूर्ण नहीं है। अब बातचीत तो हो ही गई है, उसमें कोई समस्या थोड़ी ही है। 2 दिन कल तक इंतजार करिए, सब हो जाए। गठबंधन के अलायंस जो है वो ऑल इज वेल है और कल घोषणा हो जाएगी। लालू परिवार जो है वो दिल्ली गया है, रेलवे घोटाले को लेकर के कोर्ट में। हाँ, कोर्ट का मामला है इसलिए गए हैं। कोर्ट का मामला, हमारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। नॉमिनेशन की डेट के पहले, अंतिम तिथि के पहले, 17 के पहले हम पारदर्शी तरीके से हमने सब कुछ कर लिया है। बिहार की तरक्की के लिए किया है। जो जहां जीत सकता है उतनी ही सीटों पर हम सब 2 लोगों ने सीट शेयरिंग की है। अब एक और लड़ाई जो बिहार में, जिसका जिक्र मैंने कल भी आपसे किया था कि बिहार के राघोपुर की लड़ाई क्या सबसे बड़ी होने वाली है। यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि राघोपुर में कल प्रशांत किशोर की पार्टी की एक लिस्ट आने वाली है और क्या प्रशांत किशोर का नाम भी उस लिस्ट में होने जा रहा है। क्या तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर आमने सामने होंगे? तो राघोपुर की लड़ाई के बारे में मैं आपको बताऊं, पीके की जन स्वराज तेजस्वी के गढ़ में सेंध लगा सकती है, यानी पीके और तेजस्वी के बीच राघोपुर में दंगल हो सकता है। प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। कल मैंने आपको बताया था, कल जन स्वराज की दूसरी लिस्ट आने वाली है जिसमें यह दावा किया जा रहा है और माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर का नाम राघोपुर से हो सकता है। तेजस्वी के खिलाफ लड़ेंगे पीके, जन स्वराज को फायदा होगा क्योंकि पीके भी केजरीवाल स्टाइल की राजनीति कर रहे हैं। 2014 में केजरीवाल ने बनारस में पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा, हार गए, लेकिन आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय छवि बन गई। पीके भी तेजस्वी से भिड़कर जन स्वराज को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। राघोपुर विधानसभा सीट बिहार के वैशाली जिले में है। राघोपुर यादव बहुल जनसंख्या वाली विधानसभा सीट है और इसलिए 30 साल से राघोपुर, सोचिए, लालू परिवार का गढ़ माना जाता है। 1995 में लालू यादव ने पहली बार यहां से चुनाव लड़कर जीता। तब लालू के लिए उदय नारायण उर्फ भोला राय ने सीट छोड़ दी थी राघोपुर की। भोला राय 1980 से 1995 तक लगातार यहां से विधायक रहे। लालू चारा घोटाले में फंसे तो साल 2000 के उपचुनाव में राबड़ी यहां से जीत गई। 2005 में भी राबड़ी देवी राघोपुर से जीतकर विधायक बनी, लेकिन 2010 में जेडीयू ने लालू परिवार को हार का स्वाद यहां चखाया। 2010 में जेडीयू के सतीश कुमार ने राबड़ी देवी को 13,000 वोटों से हरा दिया था। 2015 में तेजस्वी यादव पहली बार यहां से जीतकर विधायक बने। 2015 में आरजेडी को लगभग 49% वोट मिले थे तो बीजेपी को लगभग 36-37% वोट मिले थे। 2020 में आरजेडी ने 48.74% वोट शेयर के साथ जीत दर्ज की थी, जो एक बड़ा मार्जिन था, जबकि बीजेपी को 29.5% वोट मिले और दूसरे नंबर पर बीजेपी रही थी। तो अब सवाल यह है कि यहां जब लड़ेंगे खुद प्रशांत किशोर तो किसका वोट ले जाएंगे, तेजस्वी का या फिर बीजेपी का? सुनिए जरा बड़े भाई तेज प्रताप क्या बोल रहे हैं, जो अभी जलेबी छान रहे थे। चुनाव का माहौल है तो नेता कोई घर में थोड़े बैठता है, उधर क्षेत्र में जाता है, लोगों के बीच में जाता है। उनको महुआ के लोगों से मतलब है, महुआ की जनता से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं। कौन किसको अनफॉलो किया है, कौन नहीं अनफॉलो किया है, अब फेसबुक में घुस करके तुम लोग ये सब न्यूज निकालते हो। तेज प्रताप से पूछा गया था तेजस्वी से, क्या तेजस्वी को अनफॉलो कर दिया है तेज प्रताप ने, तो उन्होंने इस पर यह जवाब दिया है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, योगी है तो भरोसा है। ये कौन कह रहा है? पिछले दिनों ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी। उत्तर प्रदेश में एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। उसके बाद बहुत सियासत हुई, बहुत हंगामा हुआ कि दलित उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। इस पर अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए, राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए।
कांग्रेस के अध्यक्ष खुद परिवार से मिलने रायबरेली पहुंचे। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, अजय राय पहुंचे थे। दलित जिस शख्स की पीट पीट कर हत्या हुई उसके पिता से मिले थे, लेकिन अब पीड़ित की पत्नी पहुंची है। यानी जिस दलित की रायबरेली में हत्या हुई उसकी पत्नी सीएम योगी आदित्यनाथ से मिली और मिलने के बाद योगी पर भरोसा जताया है। सफेद टेबल पर बैठ करके मुख्यमंत्री काला झूठ बोलते हैं। चाहिए तो यह है कि लॉ एंड ऑर्डर इनका जीरो हो चुका है। रायबरेली में दलित की हत्या हुई तो विपक्ष हमलावर हो गया। योगी को निशाने पर लेने के लिए राहुल अखिलेश में होड़ लग गई, लेकिन पीड़ित को भी योगी पर भरोसा है। परिवार ने कह दिया बाबा ही इंसाफ करेंगे। दलित लोग हैं, वो न्याय सिर्फ योगी ही सर दिला सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं दिला सकता। मुझे न्याय मिल रहा है सर, और न्याय मिलता रहेगा। इस एक बयान ने योगी विरोधियों को चट कर दिया। इंसाफ के तराजू में बाबा का पलड़ा भारी कर दिया है। और अब आपको बताऊं, योगी आदित्यनाथ से पीड़ित की पत्नी मिली है, क्या कुछ कह रही है और योगी ने उनके लिए क्या किया है। यूपी के रायबरेली में एक दलित शख्स की हत्या हुई और भीड़ ने उसे बेरहमी से पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। मरने से पहले हरिओम वाल्मीकि ने राहुल गांधी का नाम लिया। हरिओम की मौत के बाद राहुल अखिलेश ने सरकार की इसे नाकामी बताया, लेकिन योगी ने सियासत के बजाय एक्शन पर फोकस किया। योगी की पुलिस ने मुख्य आरोपी का एनकाउंटर कर दिया। इस मामले में करीब 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद मृतक की पत्नी और बच्चे सीएम योगी से मिलने पहुंचे। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, पत्नी और बेटी बैठी। योगी ने सख्त कार्रवाई कर पीड़ित को इंसाफ का भरोसा दिया। मृतक की पत्नी को स्थायी नौकरी और आवास भी मिलेगा। हरिओम के घर और परिवार की सुरक्षा में 24 घंटे पुलिस तैनात है। मृतक की पत्नी ने कहा योगी सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट है। संगीता वाल्मीकि बोली योगी ही दलितों की रक्षा कर सकते हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रही उनकी पत्नी। मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देने आई हूँ और मुझे पूरा न्याय मिल रहा है, और जितने भी दलित लोग हैं वो न्याय सिर्फ योगी ही सर दिला सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं दिला सकता। 6,90,000 रुपए दिए हैं और मुझे एक नौकरी भी देने के लिए बोले हैं और एक आवाज़ भी देंगे। मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ सर। मुझे न्याय मिल रहा है सर, और न्याय मिलता रहेगा। एनसीआरबी के आंकड़े देखें, उन आंकड़ों में ये जानकारी मिलती है कि सबसे ज्यादा दलितों के ऊपर अन्याय और ऐसी घटनाएं लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ी हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा कि वाल्मीकि समाज के एक बेटे को किस तरीके से पीट करके उसकी जान ले ली गई, और सफेद टेबल पर बैठ करके मुख्यमंत्री काला झूठ बोलते हैं। वो जो सफेद टेबल पर बैठ करके लोगों से मिलते हैं, सच्चाई तो ये है कि सबसे ज्यादा उत्पीड़न, अन्याय और इस तरह की गंभीर घटनाएं उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही हैं। न कि आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, अब केवल एक मुद्दा इनके पास बचा है, और जिसको ये पहले भी करते थे, वो करते थे जातीय संघर्षों की स्थिति पैदा करना, आपस में लड़ाने की कुत्सित चेष्टा करना। इनकी इस मंशा को सफल मत होने दीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो एक रहेंगे तो फिर हमें जातिवादी मानसिकता के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। पिछले दिनों से हंगामा था, कफ सिरप बेचकर डॉक्टर विदेश घूम रहे हैं। जिस कफ सिरप ने, सोचिए, एक दो नहीं 25 मासूमों की जान ली है, वो कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर गिरफ्तार हो गए। देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहा। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रोटेस्ट किया है और इस तरह के प्रदर्शन देश के अलग अलग शहरों में हो रहे हैं। जो कफ सिरप का मालिक कंपनी का था उसको गिरफ्तार किया गया। उसे जब कोर्ट में पेश किया गया तो लोग फांसी की मांग कर रहे थे।
अब सोचिए जरा, खबर यह है कि जो कफ सिरप लिखा जा रहा था, लिखने वाले डॉक्टर कफ सिरप लिखकर विदेश यात्राएं कर रहे थे। कैसे? डॉक्टर जेल में। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिप सिरप से 25 बच्चों की मौत हुई। इसके बाद दवा लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी पकड़े गए। आरोपी डॉक्टर पिछले 10 सालों से यही सिरप लिख रहे थे। कहा जा रहा है कंपनी और डॉक्टर के बीच अघोषित करार था। दरअसल कई बार डॉक्टर जानबूझकर एक ही तरह की, एक ही कंपनी और ब्रांड की दवाएं लिखते हैं। फार्मा कंपनियों से फायदे के लालच में दवा लिखते हैं। 10 साल पहले भी एमपी, छत्तीसगढ़ से ऐसे मामले सामने आए। तब 14 जिलों के 20 बड़े डॉक्टर इटली घूमने गए थे। आरोप है कि इस विदेश यात्रा का खर्च फार्मा कंपनी ने उठाया, क्योंकि डॉक्टर्स लगातार एक ही कंपनी की दवा लिख रहे थे, जिससे फार्मा कंपनियों को बहुत फायदा हो रहा था। इस केस में छत्तीसगढ़ के 2 डॉक्टर्स के लाइसेंस रद्द हुए हैं, लेकिन एमपी के 20 डॉक्टर्स के खिलाफ सिर्फ 4 नोटिस भेजे गए। कहा जा रहा है कि कोल्ड ड्रिप सिरप का कनेक्शन भी ऐसा ही है। डॉक्टर्स को कोल्ड ड्रिप सिरप लिखने से कंपनी से फायदा मिल रहा था, लेकिन पूछताछ में आरोपियों ने अब तक कुछ नहीं कहा है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा रिश्तेदार क्या कुछ कह रहे हैं और पीड़ित क्या कह रहे हैं। जो में बुखार आता है, सर्दी खांसी आती है, बस वैसे ही आया था हमारे बच्चे को। उसका बुखार उतर नहीं रहा था? नहीं। डायलिसिस हुआ उसका? वहाँ पे तो यानी कि कंडीशन यानी कि बहुत ज्यादा वो हो गया था। 3 डायलिसिस हुए रेगुलर, 3 तक के वो सही रहा, चौथे डायलिसिस में वो लूज हो गया और इसके बाद जो उसने आंखें मत भरा तो आंखें नहीं खोला। बोले बच्चे का यूरिन नहीं आ रहा है तो हम उसको मशीन द्वारा ब्लड साफ करेंगे, जो भी उसके अंदर जो इन्फेक्शन है वो उसको निकालने की कोशिश हम मशीन से करेंगे, ऐसा उन्होंने बोले तो बच्चों की हर रोज डायलिसिस कर रहे थे वो। घर में चाहती गलती चाहे जिसकी भी हो, उनको सजा मिलनी चाहिए और कड़ी सजा मिलना चाहिए और वो कंपनी ही बंद हो जानी चाहिए। बिल्कुल देखिए ये जाहिर पा रहा था। डायलिसिस होती थी तो वो एकदम ऐसा हो जाता था, सोचते टाइप में, बात भी नहीं करता था 3-4 घंटे। उसके बाद में धीरे धीरे वो कम खाना पीना भी कर दिया, दूध और पपीता भर लेता था और पानी भी 300 ml के 24 घंटे में दिया जाता था, इसके ज़्यादा नहीं। वो शासन प्रशासन से ये चाहते हैं कि हमारा भरपाई करें। रीनल बायोप्सी हुई है, उस रीनल बायोप्सी से ये क्लियर हुआ है कि उसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस के कारण या टॉक्सिसिटी के कारण इन बच्चों की किडनी फेल हुई। और ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर और दर्दनाक खबर है। बंगाल में बेटियों को डर लगता है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में गैंगरेप हुआ था, उसके बाद बहुत बवाल और हंगामा हुआ। बंगाल से एक और गैंगरेप की खबर आई और मेडिकल स्टूडेंट के साथ ही गैंगरेप हुआ है। उसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये आप देख रहे हैं, 2 आरोपी हैं, दोनों को कोर्ट में पेश किया गया है। देख रहे हैं 3, जिसमें शेख रियाजुद्दीन शामिल है, शेख सोफेकुल। उसके बाद उस जगह पर, मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंची है जहां इस अपराध को अंजाम दिया गया, जहां मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ गैंगरेप किया गया। গোটা দেশ যে আলোর এরকম একটা ঘটনা সত্যি নাড়া দিয়ে দিয়েছে। और एक बार फिर गैंगरेप के बाद बीजेपी ने प्रदर्शन शुरू किया। बीजेपी सड़कों पर उतरी ममता सरकार के खिलाफ। लड़कियों को रात में बेवजह खुलेआम नहीं घूमना चाहिए। रात 12:30 बजे छात्रा कॉलेज परिसर के बाहर कैसे निकली? सुना आपने, ये पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हैं। ये बोल रही हैं कि रात में लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। जब दुर्गापुर में हुए रेप कांड के बारे में ममता से पूछा गया
तो उन्होंने एक्शन लेने के बजाय कॉलेज को जिम्मेदार ठहरा दिया। इसके बाद से बंगाल में सियासत और तेज हो गई है। जगह जगह बीजेपी का हल्ला बोल जारी है, आरोपियों को फांसी देने की मांग हो रही है। लेकिन ममता बनर्जी तो यहां भी अपने ऊपर लगे आरोपों को दूसरे राज्यों में ट्रांसफर करने की कोशिश कर रही हैं। और आइए इस दर्दनाक और हिला देने वाली घटना कैसे हुई। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में मेडिकल स्टूडेंट के साथ दरिंदगी हुई। पीड़िता अपने दोस्त के साथ डिनर करके लौट रही थी, तभी 3 लोगों ने दोस्तों को घेर लिया। छात्रा का दोस्त डर कर वहां से भाग गया। उसके बाद आरोपियों ने छात्रा से दरिंदगी की। जब ममता बनर्जी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि छात्राओं को रात में बाहर नहीं घूमना चाहिए और जंगल वाले इलाकों में सतर्क रहना चाहिए। इस तरह से उन्होंने सारा ठीकरा यूनिवर्सिटी पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी इसके लिए जिम्मेदार है। जब विपक्ष ने ममता से इस्तीफे की मांग की तो ममता बनर्जी ने यूपी, बिहार, मणिपुर का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि इन राज्यों को सख्त कदम उठाना चाहिए। बंगाल में पहले से ही अपराध पर 0 टॉलरेंस की नीति है। अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 1 हिरासत में है। तीनों को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। सीएम ममता ने रेप पीड़िता के परिवार से बात की है, लेकिन परिवार अब बंगाल में रहना नहीं चाहता है। परिवार पीड़िता के पिता ने कहा है कि हमें उड़ीसा जाना है, बंगाल में बेटी सेफ नहीं है, हमें मार देंगे। आइए आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा पीड़िता के पिता क्या कुछ कह रहे हैं और सियासतदान क्या कह रहे हैं। आश्वासन दिया, हम उसको चीफ मिनिस्टर साहब को भी मैं रिक्वेस्ट किया, क्योंकि हम देख रहे जहाँ यहाँ लड़की सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए हम उसको रिक्वेस्ट किया जहाँ हम हमारा भुवनेश्वर में हमारा लड़की को ले जाओ, नहीं तो यहाँ से कभी भी मार भी देंगे। वो हमारा अभी विश्वास टूट गया। वो आश्वासन दिया, ठीक है हम कोशिश करते हैं। गर्ल चाइल्ड को रात को निकलना ठीक नहीं है और हर बेटी बहन अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद कर लीजिए। चीफ मिनिस्टर तो डिक्लेयर कर दिया है, शी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ ऑफ द स्टेट। सेम ममता बनर्जी, सेम। महिलाओं को और महिलाओं के बारे में इस तरीके की मानसिकता बार बार तृणमूल कांग्रेस के सामने से, तृणमूल कांग्रेस के लीडरशिप से आ रही है। इससे पहले जब आरजीकर की घटना घटी थी उस समय नोटिफिकेशन किया गया था कि महिलाओं को न्यायिक शिफ्ट कम। और आपको बता दें, इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि भगदड़ हो गई है। जानकारी मिल रही है प्लेटफॉर्म पर यह भगदड़ हुई है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई है। इस स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज पर भगदड़ जैसे हालात हैं। 7 लोग घायल हैं, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए जरा प्लेटफॉर्म पर किस कदर भीड़ थी, कदम रखने की जगह नहीं थी, खचाखच भीड़। और इसी भीड़ के दरमियान भगदड़ मची है जिसमें 7 लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। राइट, अब बात लाइफ का फंडा की, बात आचार्य चाणक्य की। चाणक्य जो आज से 2300 साल पहले महान रणनीतिकार, मंत्री और गुरु थे। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति और विचारों से हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए लाइफ का फंडा दिया है। आचार्य चाणक्य का एक श्लोक है, आलस्योप गता विद्या परहस्त गतम धनम। मतलब आलस करने और अभ्यास न करने से ज्ञान और कला खत्म हो जाती है। दूसरे के हाथ में दिया हुआ धन मतलब उधार पैसा समय पर आपके कभी काम नहीं आता। इसी तरह अल्प बीजम हतम क्षेत्रम हतम सैन्यम नायकम। मतलब कम बीज बोने से खेत बर्बाद हो जाता है और बिना सेनापति के सेना खत्म हो जाती है। यानी बिना मेहनत और अनुशासन के कोई भी बड़ा काम नहीं किया जा सकता। इस श्लोक के जरिए चाणक्य ने फंडा दिया कि आलस छोड़ना और अनुशासन में रहना जिंदगी में बहुत जरूरी है। आलसी शख्स कल कर लेंगे कि सोच में पड़ा रहता है। इस तरह वो कामयाबी और खुशी के सारे मौके गंवा देता है। तो जहां से जो अच्छा मिले उसे जिंदगी में उतारें। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के।